अगर जर्मनी का रक्षा मंत्रालय एक चेतन प्राणी बन जाए और एक मेले के टेढ़े मेढ़े आईने के सामने खड़ा हो जाए, वही शीशा जो हमें डरावना, लंबा, छोटा, पतला या मोटा दिखाता है, वो शीशा रक्षा मंत्रालय को दिखाएगा कि वो योजना और अनुसंधान में बहुत सावधान और व्यवस्थित है, खासकर जब सेना में बड़ा निवेश करता है। हालांकि ये सिर्फ शीशे की दुनिया में सच है। यूरोहॉक अब बहुतों के लिए एक भूला हुआ विवाद है, लेकिन जर्मनी में ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये परियोजना शुरू से ही असफल होने के लिए बनी थी। फिर भी इसने महाशक्ति के वार्षिक रक्षा खर्च का एक बड़ा हिस्सा निगल लिया और सचमुच कोई नतीजा नहीं निकला। ये निगरानी यूएवी जर्मनी की राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान नहीं दे सका और अब केवल म्यूजियम का हिस्सा है। यूरोहॉक दरअसल ग्लोबल हॉक पर आधारित है, जो एक प्रसिद्ध निगरानी यूएवी है और दुनिया भर में लाखों घंटे इस्तेमाल हुआ है, जो उस समय अपनी क्रांतिकारी सहन शक्ति और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं के लिए मशहूर था, जिन्हें इतना महत्वपूर्ण माना गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्य प्लेटफॉर्मों की फंडिंग काट दी, सिर्फ इसलिए ताकि ग्लोबल हॉक प्रोग्राम में और अधिक पैसा लगाया जा सके। तो जर्मनी ने इतनी शानदार चीज को लेकर उसे अब तक के सबसे महंगे म्यूजियम पीस में कैसे बदल दिया? खैर, इसका जवाब देने के लिए चलिए शुरुआत में वापस चलते हैं, ठीक है? ग्लोबल हॉक का डिजाइन व उद्देश्य। 1990 के दशक में संयुक्त राज्य वायुसेना ने यह पहचान लिया था कि खुफिया, निगरानी, लक्ष्य अधिग्रहण और टोही की भूमिका, जिसे संक्षेप में IISTAR कहा जाता है, दूरस्थ रूप से संचालित की जा सकती है। ये विचार दुनिया भर की कई सेनाएं पहले ही आजमा चुकी थीं। उदाहरण के लिए USAF ने 1950 के दशक के अंत में SD-2 ओवरसीयर रिकॉन UAV विकसित किया था, लेकिन इसे कभी सेवा में नहीं लिया गया। और USSR ने याकोवलेव पचेला विकसित किया, जो बुनियादी स्तर पर आधुनिक ड्रोन के बहुत समान है। ग्लोबल हॉक प्रोग्राम का लक्ष्य था एक ऐसा IISTAR प्लेटफॉर्म बनाना जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सके, ऊंचाई पर लंबे समय तक बिना पता चले उड़ सके और भारी वायु रक्षा वाले हवाई क्षेत्रों में भी काम कर सके। लॉकहीड मार्टिन का डार्क स्टार ग्लोबल हॉक से हार गया क्योंकि ग्लोबल हॉक की रेंज और सहन शक्ति उसकी दक्षता केंद्रित डिजाइन के कारण बेहतर थी। रिकॉर्डिंग के समय ग्लोबल हॉक अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा UAV है, जिसके विशाल पंख इसे लंबे समय तक उड़ान के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आधुनिक ग्लोबल हॉक RQ-4B के पंखों की लंबाई 130 फीट या 39.9 मीटर है और इसका मुख्य शरीर लगभग 3 गुना छोटा है, जिसकी लंबाई 47 फीट 7 इंच या 14.5 मीटर है। पुराने ग्लोबल हॉक मॉडल RQ-4A थोड़े छोटे थे, जिनकी लंबाई 44 फीट या 13.4 मीटर थी और इनके पंखों की चौड़ाई 116 फीट या 35.5 मीटर थी। इसका मतलब है कि ग्लोबल हॉक के किसी भी वेरिएंट के पंखों का अनुपात करीब 25 है, जो सैन्य ग्लाइडर और बिना इंजन वाले विमानों जैसा है, जिन्हें अधिक समय तक हवा में रहने के लिए बनाया गया है। बहुत अधिक विंग एस्पेक्ट रेशियो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और नतीजतन विमान को ईंधन के मामले में जितना संभव हो उतना किफायती बना देता है। अगर हम ठोस तुलना करें तो ग्लोबल हॉक का विंग एस्पेक्ट रेशियो लगभग 25 है और लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो 30-3 से 30-4 के बीच है, जबकि F-22 का विंग एस्पेक्ट रेशियो 2.1 है और सबसोनिक स्पीड पर लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो 8.4 है। सीधे शब्दों में कहें तो भौतिकी कहती है कि जितना बड़ा विंगस्पैन होगा उतनी ही अधिक एंड्योरेंस होगी, लेकिन मैन्युवरबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसका उल्टा भी सही है। यही वजह है कि फाइटर जेट्स के पंख विमान के शरीर की लंबाई की तुलना में काफी छोटे होते हैं। उन्हें 30 घंटे से ज्यादा लगातार उड़ना जरूरी नहीं, लेकिन वे खास करतब दिखाने में सक्षम होने चाहिए। इसी वजह से F-22 आती हुई मिसाइलों से आसानी से बच सकता है, बशर्ते कि उसे कभी सच में पता लगाया जाए, जबकि ग्लोबल हॉक को गिराना अपेक्षाकृत आसान है। पंख पूरी तरह कार्बन फाइबर एपॉक्सी कॉम्पोजिट से बने हैं, इसलिए हल्के हैं, लेकिन इतने मजबूत हैं कि इनमें करीब 4 टन 8,800 पाउंड ईंधन आ सकता है। ग्लोबल हॉक की दक्षता बढ़ाने के लिए वी-टेल का उपयोग किया गया। हवाई जहाजों की दुनिया में वी-टेल्स काफी दुर्लभ है और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बेशक प्रसिद्ध लॉकहीड F-170 नाइटहॉक। वे लोकप्रिय नहीं है क्योंकि आज
वी टेल्स का व्यावहारिक उपयोग नहीं है, जबकि टी टेल्स आम है। ग्लोबल हॉक की वी टेल सही साबित हुई है। यह 50 डिग्री के कोण पर है, जिसकी चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर या 11.5 फीट है। यह डिजाइन इसलिए चुना गया क्योंकि दो टेल सतहें टी टेल की 3 सतहों की तुलना में हल्की होती हैं और एकल टेल विकल्प नहीं थी क्योंकि इससे एग्जॉस्ट भारी होता। वर्टिकल टेल दिशा नियंत्रण में मदद करती है, लेकिन ग्लोबल हॉक का मुख्य उद्देश्य ज्यादा समय तक हवा में रहना था। कम वजन के अलावा वी टेल टी टेल की तुलना में कम प्रेरित और परजीवी ड्रैग पैदा करती है और ग्लोबल हॉक के लिए भी यह फायदेमंद था कि वो जितना संभव हो सके उतना कम ड्रैग पैदा करे ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह सके। वी टेल एक अच्छा विकल्प इसलिए भी था क्योंकि इंजीनियरों ने इंजन के एग्जॉस्ट में वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं लगाया। ये प्रवाह में बाधा डालकर थ्रस्ट घटाती और समय के साथ एयर फ्रेम को नुकसान पहुंचा सकती थी। वी टेल समकोणों की संख्या घटाकर स्टेल्थ के लिए भी बेहतर होती है। ग्लोबल हॉक को आगे बढ़ाने वाला इंजन रोल्स रॉयस F137 RR। F137 RR 100 टर्बोफैन इंजन है जिसे मूल रूप से व्यावसायिक एयरलाइनों के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उपयोग ग्लोबल हॉक में भी हुआ है। इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो 4-5 के बीच है, लेकिन सटीक संख्या गोपनीय है। ग्लोबल हॉक के निर्माण के समय यह 60,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सबसे कुशल इंजनों में से एक था। इंजन का वजन 600 से 1700 पाउंड या लगभग 730 से 760 किलो के बीच होता है और ये 7600 पाउंड थ्रस्ट पैदा कर सकता है। ये इतना प्रभावशाली नहीं लगता क्योंकि फाइटर जेट्स इससे 2-3 गुना ज्यादा थ्रस्ट देते हैं, लेकिन उनके इंजन का वजन भी 2 गुना होता है और लंबी अवधि के लिए ये उपयुक्त नहीं है। वैसे भी ग्लोबल हॉक का काम साउंड बैरियर पार करना नहीं था। असल में RQ-4B, जो ग्लोबल हॉक की दूसरी पीढ़ी है, अधिकतम 391 मील या 629 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही पकड़ सकती है, जबकि इसकी क्रूज स्पीड इसका लगभग 90% है। ग्लोबल हॉक का पहला वर्जन ब्लॉक 10 6.7 टन 14,800 पाउंड का था, जबकि बाद के वर्जन ब्लॉक 20, 30 और 40 थे। क्यों इन्हें 1, 2, 3, 4 नहीं कहा, ये मत पूछिए, हमें नहीं पता। इनका वजन 6.8 टन है या फिर 15,000 पाउंड से सिर्फ 50 पाउंड कम। हालांकि ये सिर्फ खाली वजन है, क्योंकि ग्लोबल हॉक इसमें और 3,000 पाउंड या पुराने वर्जन के मामले में 2,000 पाउंड वजन और जोड़ सकता है। हालांकि ये संख्या हथियारों के लिए नहीं है, क्योंकि ग्लोबल हॉक ठीक संयुक्त राष्ट्र की तरह जब अनकहे अत्याचार हो रहे होते हैं तो बस देखने के लिए ही मौजूद रहता है, जिसमें सचमुच टनों के हिसाब से सेंसर और रडार लगे होते हैं। सेंसर सूट। 60,000 फीट नीचे क्या हो रहा है जानना ही IISTAR प्लेटफॉर्म की असली ताकत या कमजोरी है। ब्लॉक 10 और ब्लॉक 20 ग्लोबल हॉक में समान सेंसरी सूट क्षमता थी, लेकिन नए हॉक बड़े और 1000 पाउंड अधिक भार उठाने में सक्षम थे, जिससे उनमें बेहतर रडार व सेंसर लगे थे। दोनों ब्लॉकों में सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर थे। सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR भूभाग की मैपिंग में अहम है, क्योंकि ये 2D और 3D लैंडस्केप का पुनर्निर्माण करता है। ये स्थिर हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर विमान या अंतरिक्ष यान पर लगाए जाते हैं, क्योंकि रडार एंटीना की गति से भूभाग की जानकारी मिलती है। ग्लोबल हॉक का रडार सर्च मोड में एक दिन में अधिकतम 1,38,000 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग ताजिकिस्तान जितना क्षेत्र कवर कर सकता है। या अगर आप चाहे तो ग्लोबल हॉक एक दिन में इंग्लैंड और प्यूर्टो रिको के पूरे क्षेत्र को स्कैन कर सकता है। इस खास रडार का नाम ह्यूजेस इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड रिकॉग्निसेंस है, या संक्षेप में HISR। इस रडार का एक पुराना कम विकसित संस्करण अब प्राचीन हो चुके U-2 जासूसी विमान पर इस्तेमाल किया गया था। आप जानते हैं, वही विमान जो कई घटनाओं के केंद्र में था, जिसमें 1960 में सोवियत संघ के ऊपर देखे जाने और मार गिराए जाने की घटना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप पायलट को पकड़ लिया गया था और उसे 3 साल की जेल और 7 साल के गुलाग की सजा सुनाई गई थी। दुनिया भर में राजनीतिक हलचल मची और 2015 में टॉम हैंक्स की एक फिल्म भी आई, जिसकी ऐतिहासिक सटीकता बेहद संदिग्ध है। उस विमान में बेहतरीन SAR था, जिसे आधुनिक मानकों के हिसाब से अपग्रेड किया गया। इसी तरह हमें HISR मिला। रडार का दूसरा कार्य मूविंग टारगेट इंडिकेटर मोड है, जिससे
यह प्रति मिनट 15,000 वर्ग किलोमीटर या 3 त्रिनिदाद और टोबैगो जितना क्षेत्र खोज सकता है। MTI मोड ऑपरेटरों को लक्ष्य की स्थिति और वेग रियल टाइम में प्रदान करता है। रेथियन का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम एक ऑप्टिकल कैमरे को एक IR सेंसर के साथ जोड़ता है और इन दोनों में से किसी एक का उपयोग SAR के साथ किया जा सकता है। ऑप्टिकल कैमरा वास्तव में एक कमर्शियल कोडक कैमरा था जिसकी रेजोल्यूशन 1024 बाय 1024 थी और इंफ्रारेड कैमरा 640 बाय 480 पिक्सल का एंटी मोनाइट डिटेक्टर था। यह कहना सुरक्षित है कि उनमें से कोई भी 20 किलोमीटर ऊपर आसमान से जमीन को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं था। इंजीनियरों ने समस्या के समाधान के लिए IR और EO कैमरों के साथ बीम स्प्लिटर वाला फिक्स्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लगाया। चूंकि दोनों कैमरों में से किसी के पास भी इतनी दूरी से एक ही एक्सपोजर में पर्याप्त तेज छवि देने के लिए आवश्यक पिक्सल चौड़ाई नहीं है, इसलिए टेलीस्कोप लगातार जमीन को स्कैन करता रहता है, जबकि एक आंतरिक दर पर छवियों को रिवर्स स्कैन करता है और उन्हें सेंसर पर स्थिर कर देता है। ऑपरेटरों को रात में काफिले या लोगों का समूह कहां है, ये जानकारी दो अलग-अलग इमेज कैप्चरिंग डिवाइसों से बनी छवि से मिलती है। टेलीस्कोप का दर्पण प्रति सेकंड 30 बार रीसेट होता है, जो पलक झपकने से कई गुना तेज है। ब्लॉक 30 ग्लोबल हॉक में सिगिंट सेंसर जोड़ा गया था। सिगिंट यानी सिग्नल्स इंटेलिजेंस, और ये ज्यादातर सैन्य संचार और निगरानी प्रणालियों द्वारा पैदा किए गए विद्युत चुंबकीय सिग्नलों को संदर्भित करता है। नई ग्लोबल हॉक के सिग्नल्स इंटेलिजेंस सेंसर दुश्मन की निगरानी और संचार संरचनाओं का पता लगाते हैं, जिससे सिद्धांत रूप से मित्र कमांड सेंटर को दुश्मन इकाई के आकार और संरचना के बारे में काफी जानकारी मिलनी चाहिए। अब इससे पहले कि हम ब्लॉक 40 तक पहुंचें, जब ग्लोबल हॉक की निगरानी क्षमताएं वास्तव में प्रभावशाली हो गई थीं। लेकिन अगर आपको निजता और स्वतंत्रता से कोई लगाव है, तो ये काफी चिंताजनक भी है। ये बताना जरूरी है कि जब ग्लोबल हॉक पहली बार आया था, तब भी वो कितना अद्भुत था। यहां तक कि जब इसे आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल नहीं किया गया था और ये अभी भी इंजीनियरिंग और निर्माण के विकास चरण में था, तब भी ग्लोबल हॉक को अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैनात किया गया था। वहां इस सिस्टम ने अलकायदा और तालिबान लड़ाकों को ढूंढने और उन्हें निशाना बनाने के लिए जरूरी जानकारी देने में अपनी उपयोगिता साबित की। इसने कमांडरों को उच्च गुणवत्ता और लगभग वास्तविक समय की स्थिति की जानकारी प्रदान की और विशिष्ट लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ने उच्च सटीकता वाले हमलों को संभव बनाया। ग्लोबल हॉक ने पूरी तरह तैयार होने से पहले ही अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। कुछ ब्लॉक 20 ग्लोबल हॉक पूरी तरह हटा दिए गए थे। उन्हें IISTAR भूमिका से हटाकर युद्ध क्षेत्र एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड में बदल लिया गया, जिससे वे बड़े उड़ने वाले युद्ध क्षेत्र राउटर बन गए। ये बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कई बार ग्लोबल हॉक ही जमीन पर सैनिकों और उनके कमांड या क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट के बीच इकलौता संचार लिंक था। ग्लोबल हॉक को कम्युनिकेशन नोड्स में बदलकर नॉर्थरॉप ग्रमन के इंजीनियरों ने अपने डिजाइन की अनुकूलनशीलता साबित की। ब्लॉक 40 ग्लोबल हॉक इस प्लेटफॉर्म के डिजाइन का सबसे उन्नत रूप है। इसका कारण इसका रडार सिस्टम है। नवीनतम ब्लॉक में MPRTIP पेश किया गया, जो एक मॉड्यूलर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार सिस्टम है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई एरे, जो पुराने जमाने के रडार होते हैं, उनसे अलग। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई एरे रडार सिस्टम, जिसे आमतौर पर असर कहा जाता है, अपने एंटीना को हिलाए बिना ही रेडियो वेव्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। वे एक साथ कई फ्रीक्वेंसी की बीम्स डायरेक्ट कर सकते हैं। पैसिव रडार के विपरीत, जो एक समय में केवल एक ही वेव की बीम छोड़ सकते थे, यह तकनीक विमान को और भी ज्यादा स्टेल्थी बना देती है, क्योंकि रडार की एमिशन को पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये अपग्रेड का मुख्य उद्देश्य नहीं था। सच कहें तो ग्लोबल हॉक के लिए स्टेल्थ कभी बड़ी बात नहीं रही। शायद ये जानबूझकर किया गया था, या शायद इसे आतंक के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए जल्दीबाजी में तैयार किया गया था, और ऐसा माना गया था कि तालिबान और अलकायदा ग्लोबल हॉक के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं थे। फिर चाहे इस फैसले के पीछे जो भी वजह रही हो, इसका नतीजा ये हुआ कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही बड़ा है, खासकर जब इसे स्टेल्थ UAV से तुलना करें। इसी वजह से ईरान ने 2019 में आसानी से एक ग्लोबल हॉक को देख लिया और उसे गिरा दिया। नए रडार का उद्देश्य बेहतर रिजोल्यूशन और जमीन पर लक्ष्यों को ट्रैक करते हुए इलाके की स्थिर तस्वीरें लेना था।
जो पहले संभव नहीं था। ग्लोबल हॉक ने 2000 के दशक में काफी नाम कमाया। ये पहला विमान था जिसने बिना पायलट के प्रशांत महासागर पार किया और यूएवी द्वारा 13,000 किलोमीटर से अधिक की सबसे लंबी दूरी तय की। 2010 तक इसने 1,500 से ज्यादा उड़ानें भरी और 2013 तक 1 लाख से अधिक घंटे पूरे किए, जिनमें से 3/4 युद्ध क्षेत्रों के ऊपर थे। 2011 में जापान में विनाशकारी भूकंप के बाद इसने खोज और बचाव दलों की सहायता की और एक बार 32 घंटे 30 मिनट तक लगातार मंडराया। अगर सिर्फ इसके बेहतरीन रिकॉर्ड से देखें तो ये शानदार IISTAR यूएवी था। लेकिन किसी विमान का प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं होता। पैसा, जैसा कि अक्सर जिंदगी में होता है, ग्लोबल हॉक के लिए खुद को एक दिग्गज विमान के रूप में स्थापित करने में बाधा बन रहा था, क्योंकि कारखानों से नए ब्लॉक पुराने हॉक के अनुपयोगी होने से भी तेजी से निकल रहे थे। 2006 तक यूनिट लागत अनुमान से लगभग 25% ज्यादा थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्लॉक 10 में सुधार की इतनी गुंजाइश थी कि इंजीनियर इसे नजरअंदाज नहीं कर सके और कुछ कमियां थीं जिन्हें बाद के वेरिएंट्स में दूर किया गया। ब्लॉक 10 ग्लोबल हॉक सभी 2011 तक रिटायर कर दिए गए थे। इसकी एक वजह थी, इससे प्रोग्राम की पुनर्रचना और ये दोबारा जांचना जरूरी हो गया कि क्या ग्लोबल हॉक वाकई में अपनी कीमत के लायक है। लगातार अपग्रेड की जरूरत के अलावा ग्लोबल हॉक में विश्वसनीयता की भी समस्याएं थीं। हालांकि ये बहुत बार नहीं होते थे, लेकिन अचानक होने वाली समस्याओं ने विमान के इतिहास में कम से कम 5 ग्लोबल हॉक को हमेशा के लिए ग्राउंड कर दिया है। DoD ऑपरेशनल टेस्ट और इवैल्यूएशन निदेशालय के पूर्व निदेशक जेम्स माइकल गिलमोर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ समस्याएं बताईं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हॉक पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स के साथ हफ्ते में 3 उड़ानें कर सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। असलियत में जब ग्लोबल हॉक को लगातार ऑपरेशनल टेम्पो पर चलाया जाता है तो ये तैनाती क्षेत्र में आवश्यक 55% प्रभावी समय से भी आधे से कम औसत पर रहते हैं, जिसका मतलब है कि वे वहां उपलब्ध और मौजूद होने से ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म की बजाय लॉजिस्टिकल समस्या है, क्योंकि ग्लोबल हॉक दुष्चक्र में फंस गया था। टेक ऑफ से पहले गंभीर खराबी के कारण हॉक को ठीक होने तक ग्राउंड कर दिया जाता था, जिससे टेक ऑफ की विश्वसनीयता घटती और मिशन के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत बढ़ती थी। पार्ट्स जितनी तेजी से बनते थे, उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल हो जाते थे, क्योंकि ग्लोबल हॉक की मेंटेनेंस जरूरतें एयरफोर्स की मरम्मत क्षमताओं से ज्यादा थीं। तो क्या कोई मशीन वाकई में अच्छी या मिशन के लिए जरूरी मानी जा सकती है अगर वो केवल 1/3 समय से भी कम उपलब्ध हो? ये सवाल सही तरीके से पूछा गया। रक्षा सचिव ने जवाब दिया कि इसकी विश्वसनीयता में समस्या के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, क्योंकि इतनी क्षमता और लागत में कोई विकल्प नहीं था। उस समय U2 सबसे नजदीकी विकल्प था और वही मिशन करने के लिए हर साल $220 अरब ज्यादा खर्च होते, जबकि वो वही सेंसर नहीं ले जा सकता था। और जब अमेरिका उस मोर्चे पर ग्लोबल हॉक को हवा में बनाए रखने के लिए लड़ रहा था, जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया और उसने इसमें अड़चन डालने का फैसला किया। यूरो हॉक की नाकामी। जब ग्लोबल हॉक अफगानिस्तान में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा था, जर्मनी की नौसेना के पास केवल ब्रेगेट 1150 अटलांटिक ही एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विमान था। एक बड़े पुराने विमान को छोटे, नए और अधिक समय तक उड़ने वाले विमान से बदलना वाकई आकर्षक था। 2009 में पहली यूरो हॉक एयरफ्रेम फैक्ट्री से बाहर आई। यह देखने में ग्लोबल हॉक के लगभग समान ही थी। जर्मनी बेशक इसमें अपने खुद के सेंसर लगाएगा और इसे नया रंग देगा, लेकिन असल में दोनों यूएवी लगभग एक जैसे ही थे। 2011 में जब अमेरिका प्लेटफॉर्म को खत्म करने पर सोच रहा था, पहली यूरो हॉक जर्मनी पहुंची। ये टेस्टिंग के लिए तैयार थी और सिग्नल इंटेलिजेंस सेंसर पैकेज से लैस थी। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत हो सकता है? खैर, बहुत सारी चीजें। उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्री ऐसा प्लेटफॉर्म खरीद सकते हैं जो एयर स्पेस नियमों के कारण यूरोपीय महाद्वीप पर कानूनी रूप से नहीं उड़ सकता। थॉमस डी मैजियर, जो यूरो हॉक आइडिया के पीछे थे, को 2011 में ही पता था कि इस यूएवी को यूरोपीय आसमान में उड़ान की अनुमति नहीं मिल सकती थी। फिर भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 480 मिलियन यूरो निवेश करने से खुद को नहीं रोका, जो आज करीब 668 मिलियन यूरो या उससे थोड़े अधिक डॉलर है।
ये जल्दी ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी। यूरोप में उड़ान भरने की मंजूरी पाने के लिए किसी मानव रहित हवाई वाहन को नियंत्रित वायु क्षेत्र में चालक युक्त विमानों के साथ सुरक्षित रूप से उड़ने में सक्षम होना चाहिए। यूरोहॉक 2 कारणों से असफल रहा, क्योंकि ये नाटो के स्टैनक 4671 यानी मानव रहित विमान प्रणाली की उड़ान योग्यता संबंधी आवश्यकता का पालन नहीं करता था। इस समझौते के तहत यूरोप में उड़ने वाले सभी बिना पायलट विमान, सैन्य या व्यावसायिक, में आइसिंग प्रोटेक्शन और खास लाइटिंग जरूरी है। यूरोहॉक में इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। दूसरी आवश्यकता है ऑनबोर्ड सेंस एंड अवॉइड सिस्टम, जो कि एक टक्कर से बचाव प्रणाली है। यूरोहॉक में वो भी नहीं था। यूरोहॉक को संचालित करने का एकमात्र तरीका यह था कि जर्मनी या कोई भी अन्य देश जिसमें ये यूएवी उड़ रहा है अपने हवाई क्षेत्र के एक हिस्से को सभी ट्रैफिक के लिए बंद कर दे, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जर्मनी के लिए यह विकल्प नहीं था, क्योंकि यहां आसमान में हमेशा हजारों वाणिज्यिक विमान रहते हैं। इससे जर्मन राजनीतिक क्षेत्र में काफी हलचल मच गई, क्योंकि जल्द ही यह पता चल गया कि रक्षा मंत्री को इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी। उसी मंत्री को रक्षा मंत्रालय से हटाकर राजनीति के चलते गृह मंत्री बना दिया गया। लेकिन डरावने हालात तब भी खत्म नहीं हुए थे। जर्मनी में प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में परीक्षण के दौरान फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की कुछ समस्याएं मिली, जिन्हें वे कभी ठीक नहीं कर सके। हालांकि इससे यूरोहॉक को यूरोपीय हवाई क्षेत्र में 25 घंटे तक उड़ान भरकर एक सहनशक्ति रिकॉर्ड बनाने से नहीं रोका, जो उस समय यूरोप में किसी यूएवी की सबसे लंबी उड़ान थी। हालांकि 2 साल बाद, जिनमें से ज्यादातर समय यूरोहॉक ने एक हैंगर में बिताया, ये रिपोर्ट किया गया कि यूएवी को प्रमाणन योग्य स्थिति में लाने में 600 मिलियन यूरो से अधिक खर्च होंगे, जिससे कुल कीमत 1 अरब से ऊपर चली जाएगी। यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी से प्रमाणन के लिए नॉर्थरॉप ग्रुमन को कुछ तकनीकी दस्तावेज देने थे, लेकिन कथित तौर पर कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के 2 दिन बाद जर्मन सरकार ने यूरोहॉक प्रोजेक्ट स्थायी रूप से बंद कर दिया। परियोजना समाप्ति पर कुल लागत 562 मिलियन यूरो थी। मेरा मतलब है, ये दुनिया का अंत तो नहीं है, है ना? बस आम आदमी की कमाई बेकार गई। वैसे भी वहां और प्रमाणन योग्य प्लेटफॉर्म भी हैं। उनमें से एक है MQ-4C ट्राइटन, जो ग्लोबल हॉक का छोटा, ज्यादा कूल और हर लिहाज से बेहतर भाई है। 2013 में यूरोहॉक रद्द होने पर रक्षा मंत्रालय ने ट्राइटन पर विचार किया और जर्मनी के निगरानी प्रणाली को टेस्ट करने के लिए अमेरिकी नौसेना से समझौता किया, जो असल में यूरोहॉक के लिए बना था। वैसे ये सूट सच में? इसे ISIS कहा जाता है, जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये टेस्टिंग 2014 में हो रही थी, जिससे नाम या तो दुर्भाग्यपूर्ण बन गया या ये दिखाता है कि नाम तय करने वाली बैठकें कितनी जरूरी होती हैं। आप इसे ISIS नहीं कह सकते। ट्राइटन ड्रोन में ISIS को इंटीग्रेट करना लगभग 255 मिलियन यूरो का खर्चा होगा, लेकिन ये सिर्फ इंटीग्रेशन का हिस्सा है। जर्मनी को ट्राइटन खरीदने हैं और अमेरिकी नौसेना ने 3 ट्राइटन की कीमत करीब 600 मिलियन यूरो, 648 मिलियन डॉलर बताई है, जिसमें टैक्स या कस्टम शुल्क शामिल नहीं है। आखिरकार ट्राइटन को इसकी लागत की वजह से नहीं चुना गया, क्योंकि अंतिम बिल लगभग उतना ही होता जितना कि अगर जर्मनी ने यूरोहॉक को यूरोपीय मानकों के अनुसार फिर से डिजाइन करवाने के लिए भुगतान किया होता। ट्राइटन की असफलता के बाद जर्मनी ने ISR और समुद्री गश्ती के लिए यूएवी को पूरी तरह छोड़ दिया। 2021 में देश ने बोइंग का बड़ा और क्रू वाला P-8 पोसाइडन विमान ऑर्डर किया। यह न सिर्फ ISR भूमिका निभा सकता है, बल्कि पनडुब्बी और सतही जहाजों के खिलाफ युद्ध भी कर सकता है, क्योंकि यह टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलें और अन्य हथियार ले जा सकता है। जर्मनी ने 8 पोसाइडन 1.31 बिलियन डॉलर या लगभग 1.5 बिलियन यूरो में ऑर्डर किए, जिसका मतलब है कि जर्मनी की अपनी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश में 1.7 बिलियन यूरो या 1.9 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ। आज मुद्रास्फीति के अनुसार ये 2 बिलियन डॉलर से अधिक है। तो लगभग उसी समय जर्मनी ने फैसला किया कि वह भविष्य में 8 पोसाइडन को बदलने के लिए एक स्वदेशी डिजाइन चाहता है, और इसी तरह पेगासस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। पर्सिस्टेंट जर्मन एयरबोर्न सर्विलेंस सिस्टम प्रोग्राम बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 बिजनेस जेट पर आधारित है और 3 जेट अभी बन रहे हैं। ये यूएवी नहीं है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार ये एक सक्षम विमान है
जिसने रॉयल एयरफोर्स की रुचि आकर्षित की है। हालांकि पेगासस प्रोग्राम की लागत 1.54 बिलियन यूरो यानी 1.76 बिलियन डॉलर और होगी, और ये आंकड़े ही हैं जिन्हें जर्मन लोग बार बार सुनकर थक चुके हैं। कुल मिलाकर और ट्राइटन परीक्षण चरण या पेगासस के संभावित उत्पादन को ध्यान में रखे बिना जर्मनी ने ब्रेगेट एविएशन 1150 अटलांटिक के एक छोटे बेड़े को बदलने के लिए 3.24 बिलियन यूरो या लगभग 3.66 बिलियन डॉलर खर्च किए होंगे। इस राशि का लगभग 17% यूरो हॉक पर बर्बाद हो गया, वो यूएवी जो मुश्किल से ही उड़ा और अब बुंडेसवेयर मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम में एक स्थायी संग्रहालय का हिस्सा है। कुल राशि का 40% पोसाइडन पर खर्च हुआ, जो दीर्घकालिक लेकिन स्थायी या स्वदेशी समाधान नहीं है, और बाकी पेगासस में निवेश हुआ, जिससे जर्मनी की नौसेना को वो मिलेगा जिसकी उसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति बनने के समय से तलाश थी। इस कहानी की सबसे बुरी बात यह है कि ये सब अनावश्यक था। नेटो वर्षों से इटली से ग्लोबल हॉक चला रहा है और वही समस्या वहां भी आई। इटली ने इसे एयरवर्दी प्रमाणित नहीं किया क्योंकि इसमें आइसिंग प्रोटेक्शन, कुछ लाइट्स और सेंस एंड अवॉइड सिस्टम की कमी थी। तो इटली ने क्या किया? उसने सैन्य प्रमाणन जारी किया और तय किया कि ड्रोन को सिर्फ नियंत्रित हवाई क्षेत्र में ही उड़ाया जाए। जब उसे यूरोप के आर पार उड़ना होता है तो दूसरे देश उसके लिए एक कॉरिडोर बना देते हैं। ये यूरोपियन रीअश्योरेंस इनिशिएटिव के दौरान था, जब ग्लोबल हॉक ने सिसिली से बाल्टिक तक 3 बार उड़ान भरी। यूएवी ने सुरक्षित कॉरिडोर इस्तेमाल किया, इसलिए कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई। जर्मनी की राजनीतिक पार्टी डाई लिंके ने इसकी आलोचना की, जिसमें एंड्रे हुनको, जो यूरोपीय नीति के लिए उनके प्रमुख व्यक्ति हैं, ने कहा कि इटली में तैनात ग्लोबल हॉक जल्दी या देर से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लेख लिखने तक यूरोप में केवल एक ग्लोबल हॉक, जो अमेरिकी वायुसेना का था, 2018 में स्पेन तट के पास तेल रिसाव के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह किसी अन्य विमान से नहीं टकराया था। जर्मनी ने एक ऐसी सुविधा पर जोर दिया जिसे लागू करने में बहुत ज्यादा खर्च आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समय समय पर अपने हवाई क्षेत्र को सीमित नहीं करना चाहता था। जब ये कार्यक्रम आखिरकार बंद हुआ, तब तक ये जर्मनी के वार्षिक रक्षा खर्च का करीब 16% डुबो चुका था। नाटो सदस्य देशों ने 1.2 अरब यूरो में 5 ग्लोबल हॉक विमान खरीदे, जिन्हें वे यूरोप में जब चाहें उड़ा सकते हैं। और यूरो हॉक के आकार वाले ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए जर्मनी उन देशों में से एक है जो इस नेटो परियोजना में भाग ले रहा है और इसे फंड कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद।